में हमारे साथ अजय श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ रहे हैं, डायमेंशन कंसल्टिंग के फाउंडर हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है अभी। आप तो बहुत मेजर्ड वे में बाज़ार को अप्रोच करते हैं। थोड़ा फेस्टिव सीजन हो गया है, लोग बता रहे हैं कंजम्पशन डिमांड बहुत ही सॉलिड है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट बता रही है कि 25 लाख वेडिंग्स नेक्स्ट 1-1.5 महीने में होने वाली हैं। बहुत ज़बरदस्त कंजम्पशन बूस्ट मिलेगा। आपको रियल इकोनॉमी में क्या दिख रहा है? ये बॉयंसी दिख रही है? देखिए, बॉयंसी रियल इकोनॉमी में तो बॉयंसी काफी है इस समय, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी बॉयंसी है। कैपेसिटीज के अंदर में कंस्ट्रेंट आ गया है, इनपुट नहीं है। इशू ये नहीं कि इंडस्ट्री कौन सी चलेगी, इशू ये है कि लिक्विडिटी किस तरफ जाती है। स्टॉक मार्केट के अंदर में फंडामेंटल्स तो एक चीज है जो आपको डिक्टेट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट आपने भी देखा होगा कि कुछ स्टॉक हैं जो फिर लिक्विडिटी ड्रिवन ही स्टॉक रहेंगे और वो उसी तरीके से चलेंगे। तो जो सेक्टर के अंदर में फ्लेवर है, जैसे आज ओपनिंग आपने बात की, शादी की बात की, जो ओपनिंग अप सेक्टर है उसमें ज्वेलरी कंपनी ले लीजिए, लिकर कंपनी ले लीजिए, ट्रैवल कंपनी ले लीजिए, होटल ले लीजिए। 4 सेक्टर है शादी में मेनली, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कार्स। पांचों सेक्टर के अंदर में आई थिंक डिमांड काफी अच्छी होगी इस क्वार्टर के अंदर में ना। उसके अंदर में इतना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लो कितना जाएगी वो अलग बात है, बिकॉज आपने देखा एफआईज अभी भी नेगेटिव है हमारे कंट्री पे। बट ये जो ओपनिंग अप सेक्टर है इसमें डिमांड की कोई इश्यू नहीं आएगी। कॉस्ट प्रेशर जरूर है सब कंपनियों के ऊपर में कि भाई कैसे अपना मार्जिन मेंटेन करें, बिकॉज आपने देखा होगा सबके मार्जिन की प्रॉब्लम आ रही है। डिमांड उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कॉस्ट की प्रॉब्लम है। तो ओपनिंग अप सेक्टर जो आपने शादी का कहा, आई थिंक इट्स द बेस्ट न्यूज 5 सेक्टर्स के लिए, तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है ये। इनफैक्ट इंडियन होटल्स का राइट्स इशू चल रहा है और एनालिस्ट बता रहे हैं बहुत सॉलिड डिमांड है। क्यों ना हो, आगे उनकी ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं। आज एक लग्जरी कंपनी राडो बोल रही है कि हमारा दिवाली बेस्ट एवर इन इंडिया की हिस्ट्री में रहा। डियाजियो ने बोला एचएनआईज बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रही है। तो आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब बातें ठीक है। लास्ट 1.5 ईयर से बाजार आगे चला जब फंडामेंटल इतने शेकी थे, उसके बावजूद भी अब फंडामेंटल्स कैचअप कर रहे हैं तो बाजार थोड़ा सुस्ता सकता है, टाइम वेज करेक्शन में जा सकता है। आप क्या इसी की तरफ हिंट कर रहे हैं? देखिए, टाइम वाइज करेक्शन नहीं है, इसमें लिक्विडिटी का इश्यू आ गया मार्केट के अंदर में। हमारा जो पिछले 8 महीने से जो मार्केट चला था वो चला था रिटेल इन्वेस्टर पे, और जो थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड था, बट मेनली रिटेल इन्वेस्टर था। जो आया था एफआई ने बेचा और रिटेल इन्वेस्टर ने उठाया, वेदर ऑप्शन मार्केट में, फ्यूचर्स में और कैश मार्केट के अंदर में ना। हुआ क्या है पिछले 1.5 महीने में, 1 महीने में खासकर, जो यंगस्टर्स था, जो उसको कहते हैं रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो काफी सारा सामान पैसा लेके क्रिप्टोज में निकल गया। तो एक मेजर लिक्विडिटी जो आ रही थी सिस्टम के अंदर में यंगस्टर्स से, लेवरेज वालों से या ऑप्शन मार्केट के अंदर में, सडनली वो एकदम ड्राई अप हो गई है और वो क्रिप्टो की तरफ चली गई है। तो जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल तो अब इंप्रूव हो गए हैं इन सेक्टर्स के, बट जो लिक्विडिटी थी वो यंगस्टर्स, जो हमारे जो जिसे हम कहते हैं ट्रेड लीडर्स इन मार्केट के अंदर में, वो लिक्विडिटी हमारी क्रिप्टोज की तरफ चली गई है और उसका इफेक्ट हम इक्विटी मार्केट पे देख रहे हैं। जहां वो उनको इन्वेस्ट करना होता है, जैसे गिग इकोनॉमी स्टॉक है, नायका देखा आपने, जोमेटो देखा आपने, जहां पे उनको इन्वेस्ट करना है गिग इकोनॉमी में, वहां पे पैसा अभी भी आ रहा है। बट जो ओल्ड सेक्टर है जहां पे यंगस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, रिटेल इन्वेस्टमेंट किया, वो जो क्रिप्टो में एकदम से पैसा जो निकल रहा है, वो आज इक्विटी मार्केट के ऊपर में काफी ओवरहैंग है। और कॉस्ट प्रेशर तो है मार्जिन का, बट आई थिंक लिक्विडिटी का ज्यादा प्रेशर है इसमें। फ्लेवर ऑफ द डे इज क्रिप्टो, नॉट ऑप्शंस। अजय, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने 2 C's की तो बात कर दी, फर्स्ट इज क्रिप्टो, सेकंड इज कंज्यूमर्स, थर्ड एक और सी भी है जिसने मार्केट को काफ़ी उथल पुथल की थी, वो था कमोडिटीज़। इस पर एक बार आपका व्यू पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ के दाम बढ़े, क्योंकि टिपिकली आपको पता है सिक्लिक होते हैं, बढ़ते हैं तो काफ़ी दिनों तक बढ़े रहते हैं, इस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? कॉस्टिंग कम होगी, दाम थोड़े पहले के मुकाबले तो कम हुए हैं अभी। देखिए, ये एक सेक्टर है जहां पे आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें फ्लक्चुएशन भी होंगी और इसके अंदर में जो रिटर्न्स आएंगे उसमें अंदर में भी काफी आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी। और कमोडिटी में इंडिया में कुछ खास है नहीं। आई थिंक 2 कंपनी है, 2 या 3 कंपनी है जिसमें आप ले सकते हैं, चाहे आप वेदांता ले लीजिए, चाहे आप नाल्को ले लीजिए, एनएमडीसी, और ये 3-4 कंपनियां हैं जिसमें आप कमोडिटी के गेम खेल सकते हैं। वेदांता में सारी कमोडिटी मिल जाएंगी आपको एक साथ के अंदर में। तो इसका जो री रेटिंग है वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी इनका पी देखेंगे बहुत कम है, अभी भी डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है और दाम गिर सकते हैं कमोडिटी के साथ। बट आपने सही कहा, सुपर साइकिल लंबा चलता है, थोड़ा सा इतना जल्दी नहीं गिरेगा कमोडिटी दाम। अगर गिर भी गए
इन कंपनियों की अब हालत इतनी अच्छी है बिकॉज इन्होंने अपना डेट रीपे कर दिया। प्रॉब्लम क्या थी इन कंपनी में? डेट, इतना सारा डेट था, वो डेट अब खत्म होते आ रहा है धीरे धीरे, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5-2 साल में जीरो हो जाएगा, डेट फ्री हो जाएंगी ये कंपनियां। तो आप समझ लीजिए कितना कैश फ्लो इस कंपनी में आएगा कि इंडिया जैसा इकोनॉमी को वेदांता जैसी कंपनी लिटरली 70% ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी। आप समझ लीजिए कि उसके अंदर में कितना कैश प्रॉफिट आएगा। तो कमोडिटी सेक्टर पॉजिटिव है, हमारी भी होल्डिंग है, डिस्क्लोजर के लिए बता सकते हैं हम कि वेदांता वगैरह में, बट इसके अंदर में आपको आराम से रखिए, डिविडेंड यील्ड कमाइए और इसको ट्रेडिंग में मत लेके जाइए, इसको आप लंबा इन्वेस्टमेंट रखिए। इंडिया की स्टोरी चलेगी तो कमोडिटी की स्टोरी भी चलेगी। राइट अजय, क्वाइट अ प्रैक्टिकल व्यू। आपने कमोडिटीज़ की ये बात कही, अगर स्टील सेक्टर की इन स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन इस बात पे होती है कि क्या स्टील पैक लास्ट लेग ऑफ बुल रन में है, मिड ऑफ बुल रन में है, व्हाट इज़ योर व्यू? आपको क्या लगता है स्टील पैक में कहाँ तक की तेज़ी अभी और कितने समय तक तेज़ी रह सकती है? हमने देखा प्राइसेस भले ही थोड़े कूल ऑफ हो, ना पार्टिसिपेट किया हो पीछे एक महीने में स्टील पैक ने, लेकिन जिस तरह के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, जो फंडामेंटली उनके लिए चीज़ें फेवरेबल है, लुक्स लाइक कि ये बुल रन अभी जारी रहेगा। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन स्टील पैक स्पेसिफिकली? देखिए, ये स्टोरी तो अभी शुरू हुई है बिकॉज इस स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा इशू था डेट। जो कमोडिटी की बात करी हमने, ये सारी स्टील कंपनियां डेट के अंदर में उलझी हुई थी, स्कैटर्ड मार्केट थी, कुछ बंद हो गई, कुछ बिक गई कंपनियां, और अब जो 5 दिग्गज कंपनियां बची हैं स्टील के अंदर में, सब बड़ी स्ट्रांग कंपनीज हैं और लगातार डीलेवरेज करे जा रही हैं। तो अभी तो ये सेक्टर शुरू हुआ है। स्टील के दाम ऊपर नीचे होते हैं, बट आपको 70% ऑफ स्टील जो ये लोग बेचते हैं एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेचते हैं। ये नहीं है कि रोज के रोज जाके मार्केट के अंदर 30% जाता है उनका रेगुलर मार्केट में, बट 70% के उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कार कंपनी से होते हैं, रेलवे से होते हैं, सबसे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट उनके, रोड कंपनीज जो कंजम्पशन वाली हैं। तो ये सेक्टर तो अभी शुरू हुआ, इसकी तो री रेटिंग अभी हुई ही नहीं है। अभी भी आप इनको देखेंगे, बुक टू वैल्यू मल्टीपल 2 या 3 पे चल रहे हैं, पी मल्टीपल अभी भी सिंगल डिजिट में है इनके पास में, और डीलेवरेजिंग हो चुकी है। इश्यू वही है कि इसमें कब री रेटिंग होगी, कब इन्वेस्टर का फ्लेवर आएगा, वो इसके अंदर में अभी भी नहीं आया है। मोमेंटम अभी भी नहीं आया है जो इन्वेस्टर का मोमेंटम आना चाहिए। बट फंडामेंटल पे इस सेक्टर को तो अब शुरू हुआ है रियल परफॉर्मेंस करना। जो सीमेंट में हुआ था री रेटिंग पे, जब हमारी कंसोलिडेशन हुई, कई सारी कंपनियां बिक गई और मर्ज हो गई, वही अब इस सेक्टर में होने वाला है। तो अगले 3 साल में देखेंगे हमारे हिसाब से, तो हमारी होल्डिंग भी है कि ये सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में कमोडिटी के अलावा ये सेक्टर सबसे अच्छा रिटर्न देके जाएगा। राइट अजय, बाकी जो जिस हिसाब से वेल्थ इफेक्ट आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, पर कैपिटा का बढ़ रहा है, चाहे वो इक्विटी मार्केट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हो, चाहे वो आईटी और टेक सेक्टर या स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो ज़बरदस्त वेज हाइक्स हो रहे हैं 50-80% कुछ कंपनीज में, उससे हो, उसका वेल्थ इफेक्ट आपको रियल एस्टेट में जाते हुए नजर आता है? लोग बोल रहे हैं कि 10 साल के कंसोलिडेशन या बैड फेज के बाद ये सेक्टर रिबाउंड कर रहा है और वॉल्यूम दिखा भी रहे, चाहे वो आपके बैकयार्ड में हो, एनसीआर में, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो साउथ में हो। यहाँ पे आपके कौन से प्लेज हैं और आप कैसे इसको अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, वेल्थ इफेक्ट का एक प्रॉब्लम है इंडिया में। प्रॉब्लम यह है कि लेस देन 5 to 10% का वेल्थ इफेक्ट हो रहा है। 90% ऑफ द इकोनॉमी हमारी भी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। तो अब अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखेंगे, वो नहीं दिखाता है ये रोबस्टनेस, वो दिखाएगा 5 से 7% ग्रोथ रेट। बिकॉज अगर 90% ऑफ द इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी, और आप एसबीआई की लेंडिंग देखिए, आप बैंक्स की लेंडिंग देखिए, आपको साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर में इकोनॉमी में बड़ी स्ट्रगल चल रही है। पेट्रोल प्राइसेस पे, डीजल प्राइसेस के ऊपर में थोड़ा कट हुआ है, बट उसका इफेक्ट अब आना शुरू होगा। इकोनॉमी में इफेक्ट आता है ट्रेल से। जो हमने पिछले 8 महीनों में हमने जो कंजम्पशन खोई है, जो डिस्क्रिशनरी इनकम, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डिस्क्रिशनरी इनकम बहुत कम हो गई है। आपने सही कहा, 5 से 10% ऑफ द इकोनॉमी की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट 90% की इनकम कम भी हो गई है ना। वो इकोनॉमी में कभी ना कभी आ रही है और आती रहेगी। तो उसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। 90% ऑफ इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है। वो कहते हुए आपने कहा रियल एस्टेट का सेक्टर का इशू इंडिया में हमेशा रहा। आपने देखा होगा हांगकांग में रियल एस्टेट एक जमाने में सबसे बड़ा सेक्टर था, अब तो खैर टेक गिग इकोनॉमी सेक्टर हो गए हैं। इंडिया में रियल एस्टेट की प्रॉब्लम रही है कि ओनर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनी ने बड़ा पैसा कमाया, इन्वेस्टर ने कभी नहीं कमाया। तो अब थोड़ा सा फॉर्मलाइज हुआ है इकोनॉमी, 5 कंपनियां रह गई हैं हिंदुस्तान के अंदर में, आप उनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसलिए कर सकते हैं इन्वेस्ट कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो चेंज हो रही है वो आपको हाई राइज, जैसे एनसीआर में आप ले लीजिए, जो पहले एफएसआई 2 थी अब वो 5 अगर मिल जाती है तो उसी लैंड के ऊपर में वो 5 गुना बना लेंगे, तो बाकी जो एरिया बेचेंगे वो प्योर प्रॉफिट होगा। आपने कहा डीएलएफ की बात करी आपने, उनका भी आप देखा होगा आपने कि सेल नहीं बढ़ी है पिछले सितंबर क्वार्टर से इस सितंबर क्वार्टर तक, सेल वही रही है। हुआ यह है कि जो आपका प्रीमियम कॉन्डोमिनियम है वो खूब बिका है, अफोर्डेबल हाउसिंग कम हो गया है, ये बड़ा क्लैरिटी है। तो सेल वॉल्यूम सेम रहा बट एक सेक्टर बिका है। तो रियल एस्टेट में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जो कंपनी में लैंड बैंक है जहां पे एफएसआई चेंज हो सकती है वो कंपनियां तो चलेंगी और उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। बट अदरवाइज इस सेक्टर को एक प्रॉब्लम है कि लग्जरी बहुत बढ़ रहा है बट जो अफोर्डेबल सेगमेंट, जो मास सेगमेंट था, वहां पे वॉल्यूम अभी भी बहुत कम है और बल्कि कम होते जा रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ की प्रॉब्लम है इस सेक्टर के अंदर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट इन कंपनी ने कभी शेयरहोल्डर को रिवॉर्ड नहीं किया, ये देख लीजिएगा। पिछले 10 साल से नहीं रिवॉर्ड किया, तो अगले 10 साल में कैसे करेंगे पता नहीं। अजय, अभी आप जो बात बता रहे हैं बिल्कुल फ्रैंक और बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर समझ में आ रहा है। एक चीज़ मेरे को समझनी है, मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं आज ही मार्केट के अंदर वापस आया हूं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो तो खूब अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको देख के आज आया हूं। तो मेरे को आज पैसा लगाना चाहिए, 5% 8% का वेट करके पैसा लगाना चाहिए, या आज से ही एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, और कहाँ पे करनी चाहिए ये भी बता दीजिए। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर मैं पैदा ही 18 साल पहले हुआ तो आज मैं 19 साल में इन्वेस्टमेंट करने आऊंगा ना। अब उसमें एचडीएफसी बैंक का आईपीओ 40 में आया था तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो अब तो मेरी तो लाइफ आज से शुरू होगी। तो आज की लाइफ में टाइटन 2500 पे है तो है, अब मैं उसको देखूंगा कि किसी ने उसको 500 में लिया था, उससे मैं अपना मन को ही खराब कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी राय हमेशा ये रहती है कि आप जब भी इकोनॉमिक साइकिल में आते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको लेवरेज मत करिए। जब आप शुरू करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर लेवरेज करके शुरू करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, प्रॉब्लम वहीं से आती है। आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे आपने कहा स्टील सेक्टर है, कमोडिटी सेक्टर है, गिग इकोनॉमी सेक्टर है, इंडियन होटल सेक्टर है, जैसे हैं, इसके अंदर में आप अगर ग्रेजुअली एंट्री करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस सेक्टर के अंदर में। ये जरूर करना है कि जब गिरे मार्केट तो भागना नहीं है और लेना है आपको। बस यही अगर आपने दृढ़ निर्णय ले लिया, आपका पोर्टफोलियो सक्सेस हो गया। अगर मार्केट गिरते ही आप भागे और फिर उसको मोमेंटम को टाइमिंग चेंज करते रहे, बहुत तकलीफ होगी। आप भूल जाइए, कल का बाद बहुत तकलीफ देता है, हमको भी बहुत तकलीफ देता है। अजय, आपका एक और व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया के लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स एक बड़ा ट्रिगर डोमेस्टिकली है ही। हमने देखा कि जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद डोर्स और ओपन हुए, थॉट प्रोसेस और वाइडेंड हुआ और फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग होने लगे। ऐसा लगने लगा कि पीएसयू सेक्टर में जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की बात सरकार कई समय से कर रही थी, अब वो चीज़ें एक्शन में दिख रही हैं, ऑन ग्राउंड दिख रही हैं। इस स्पेस से आपकी नज़र होगी तो कहाँ होगी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर रिफॉर्म्स को? देखिए, एक हमको रखना पड़ेगा एक आदमी नजर कि हमारा इलेक्शन सीजन भी अब बड़ा तेजी से आ रहा है। अगले 2 से 2.5 साल के अंदर में कई सारे स्टेट असेंबली इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन होंगे ना। उसको देखते हुए कितना डाइवेस्टमेंट एक्चुअली होगा। एयर इंडिया तो बड़ा क्लियर था, लॉस मेकिंग था, किसी में इशू नहीं था वो तो, और उसका कोई उसमें कोई ऑपोजिशन किसी का नहीं था। बट जो इशू आएगा, जो आपके जो बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां हैं, उसका जो फर्स्ट ट्रिगर है बीपीसीएल का है, जो सबसे पहले है। अगर वो निकल जाती है तो आपको मिलेगा काफी सारा इसमें बेनिफिट पीएसयू में। अगर प्रेशर में आके और पॉलिटिकल इशू में आके अगर वो भी रुक जाएगी, बीपीसीएल ट्रिगर है हमारा, अगर वो भी रुक जाएगी तो फिर डाइवेस्टमेंट फिर अब इलेक्शन के बाद ही होंगी। अगले 2 साल में तो बहुत ही मुश्किल है किसी का डाइवेस्टमेंट होना। खासकर बैंक्स वगैरह का डाइवेस्टमेंट तो और भी मुश्किल है, बिकॉज उसके अंदर में लेंडिंग इश्यूज हैं और 1000 इश्यूज हैं। प्लस गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अपनी पॉलिसीज को वो अपने पीएसयू बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट करे। आपने मुद्रा लोन देखा होगा, सब स्कीम्स देखी होंगी आपने इलेक्शन के पहले। सब पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, कोई एक नहीं, सभी करती हैं। तो इसलिए हमें ये तो डाइवेस्टमेंट थियरी के अंदर में तो हमें नहीं लगता कि कोई अब
बीपीसीएल के अलावा कोई मेजर चीज कोई बिकेगी अब अगले इलेक्शन सीजन तक अनलाइकली। बैंक तो खासकर अनलाइकली है, बहुत ही मुश्किल है कि बैंक बिकेंगे। फंडामेंटल के ऊपर में आपको अगर पीएसयू इन्वेस्टमेंट करना है तो कमोडिटी सेक्टर में आप जा सकते हैं, वहां पे तो आपको कोई मतलब रोक टोक नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में आप पीएसयू बैंक ने आज तक किसी को रिटर्न नहीं दिया है। आई थिंक अभी वो गिर जाता है, उसके बाद में रिकवरी करता है, फिर गिरता है, फिर रिकवरी करता है, तो आप फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर में, इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप बताइए, आप तीनों लोग बैठे हैं, कितने लोग आज अगर बैंकिंग रिलेशनशिप शुरू करेंगे तो नेशनलाइज बैंक से शुरू करेंगे? बताइए, आप तीनों में से बता दीजिए, कोई भी एक है जो बोल सकता है कि मैं शुरू करूंगा? नहीं, बात तो सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये स्टॉक मार्केट में एक अलग चीज़ होती है, बट रियल इकोनॉमी में अलग बात होती है। और उसकी बुक वैल्यू की लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन तो उनकी बुक पे ही होने लगा था। इस समय आप बताइए अजय, आप अपने पोर्टफोलियो किस तरह से स्ट्रक्चर करके बैठे हुए हैं? आप थोड़े कॉशियसली आपने पोजीशन बेट ले लिए। कमोडिटी तो आपने बताया आपका एक बड़ा हिस्सा है। फाइनेंशियल्स में आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, या कुछ और चेंजेस जो आपने 3-4 महीने में किए हों जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बदल रहा है? देखिए, एक बहुत अहम पार्ट हमारा पोर्टफोलियो का अब जो हो गया है पिछले डेढ़ साल से, वो है रीट्स काफी, और रिटर्न भी अच्छी आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिटर्न के अंदर में भी। और ये नया सेक्टर है इंडिया के लिए। कुल 2 या 3 कंपनियां ही अवेलेबल हैं आपको रीट्स के अंदर में। एक रियल एस्टेट में अच्छी कंपनी 2 है, लेकिन एक तो फंड नहीं चल रहा, एक ठीक चल रहा है, और 2 आपके पास में पावर ट्रांसमिशन का, एक तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, दूसरा अभी सरकार का से आया है, नया आया है। तो एक सेक्टर जो है, जो रीट्स पे आप करेंगे, तो कमोडिटी में आपने हाई रिस्क लिया, तो रीट्स में लो रिस्क लिया, आपने उसको बैलेंस कर दिया। रीट्स का एडवांटेज एक और भी है, आपको डिविडेंड हर क्वार्टर में मिलता रहेगा। तो अगर आपको एफडी 4% में रखना है, उससे अच्छा आप रीट्स में रख दीजिए पैसा, वो आपको 9 से 10% रिटर्न दे जाएगा, और हर क्वार्टर में आपको रिटर्न आ जाएगा। तो एक तो है बैलेंस करिए, रिस्क को हमने किया हुआ है कमोडिटीज एंड स्टील को लेके, और रीट्स को बैलेंस किया हुआ है। आपने कहा बैंक, हमने कई चैनल बताया, पिछला 9 महीने से शायद हो गया है कि हमने शायद कोई बैंक नहीं खरीदा है अपने पोर्टफोलियो में। पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा आया है कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जीरो है। ऐसा कभी हुआ नहीं था, इस साल जरूर हुआ है, और अभी भी वही स्टैंड है हमारा कि डिमांड, जो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, उसको जो सुपर प्रॉफिट आया पिछले दशक के अंदर में, वो आया बिकॉज आरबीआई ने कोई लाइसेंस नहीं दिए। 2 लाइसेंस दिए थे, आपको याद होगा, उसके अंदर कोई लाइसेंस नहीं दिया। पिछले 5 साल के अंदर में आरबीआई ने करीब 30 लाइसेंस दे दिए हैं। आपने देखा कितनी सारी बैंकें आ गई, कितने सारे फिनटेक आ गए हैं। तो इकोनॉमी 5 पे चल रही है या 7 पे चल रही है, प्लेयर इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारी कंपनियां कह रही हैं कि भैया जो हमारे कानून है हिंदुस्तान में, उससे अच्छा है कि डी लेवरेज कर लें। लेवरेज लेके तकलीफ उठाना से अच्छा कोई प्रमोटर नहीं चाहता उसको। आज की तारीख में जितने भी हम बात करते हैं, सब कहते हैं डी लेवरेज कर दीजिए, जितना है उतने इक्विटी से काम चलाइए। तो रेशियो होता है खराब, होने दीजिए, बट हमें लेवरेज नहीं चाहिए। तो इंडस्ट्री लेवरेज नहीं ले रही है। जो आपका सेक्टर था जो पहले चलता था, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, आपने स्टेट बैंक का देखा होगा, फ्लैट, 1 साल से लोन इज फ्लैट। कंपटीशन बढ़ गया है, तो और नए लाइसेंस इशू होते जा रहे हैं लगातार। तो इस सेक्टर का अब सबसे प्रॉब्लम आ गया है रिटर्न का, और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एफआईज की इसी सेक्टर में थी। और आज आप देखेंगे यही सेक्टर इंडिया की स्टॉक मार्केट को भी रोक के बैठा हुआ है, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस सबसे खराब है। तो फाइनेंशियल में अभी भी हम बोलेंगे इट इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी, बिकॉज सिंपल डिमांड नहीं है, कंपटीशन बहुत है इसके अंदर में, सेक्टर के अंदर में। और इंडियन बैंक्स ने तो अभी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करी है। आपने देखा है, टीसीएस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही हैं ग्लोबल बैंक्स टेक्नोलॉजी पे। इंडियन बैंक क्या खर्च करती है, उसका नतीजा आपने देखा था एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ था, और अभी और भी होंगे ऐसे एज हमारी मार्केट ओपन होगी। प्लस पेमेंट बैंक्स आ गई हैं, प्लस फोन पे आ गया है, अमेजॉन पे आ गया है। तो आप देखिए इन्वायरमेंट ही बदल गया है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो उससे अच्छा आपके इतने अदर सेक्टर्स हैं आपके पास में, उसमें आप जाइए। क्यों उसी को लेके चल रहे हैं? 1 दशक पहले जो रिटर्न आनी थी आ गई है, अब नेक्स्ट साइकिल अभी बैंक का टाइम लगेगा। राइट अजय, आप ये न्यू एज इकोनॉमी, फिनटेक्स ऑफ द वर्ल्ड, कंज्यूमर टेक, लिस्टेड और अनलिस्टेड, उसको अपने पोर्टफोलियो कैसे पार्ट बना रहे हैं? आई एम श्योर आप एक एक कंपनी को बहुत बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बट या आप इसको कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं? आपकी अप्रोच क्या है इसके ऊपर? देखिए, लिस्टिंग के बाद में खरीदने को हमने अवॉइड किया है बिल्कुल ही।
बिकॉज उसके बाद तो सारा गेन तो ले गए, पीई फंड ले गया, प्रमोटर ले गया, बाकी मैं आपको छोड़ गया आपको स्टॉक देके। उसमें अभी टाइम लगेगा। 2 ही कंपनियां हैं, कोई खास नहीं है। एक छोटी सी कंपनी है इजी ट्रिप जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर में तो अच्छा रिटर्न आया है। लेकिन गिग इकोनॉमी में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है 4-5 कंपनियां। Naukri.com सबसे पुरानी कंपनी थी, अभी 2 आ गई हैं, नायका, जोमेटो आ गए हैं। तो इनको लाना ही पड़े। हमारा तरीका था इनको इन्वेस्ट करने का यूएस के थ्रू, बिकॉज हर हिंदुस्तानी इंडियन यूएस में इन्वेस्ट कर सकता है आज की तारीख में। आपको लोन्स में अलाउड है इन्वेस्ट करना। तो देयरफॉर आपको अगर गिग इकोनॉमी में जाना है तो यूएस से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करिए, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे आप एप्पल, अमेजॉन, जो भी आप नाम को आपको पसंद है आप ले लीजिए उसमें से। तो गिग इकोनॉमी का लिस्टिंग के बाद में जो शेयर प्राइस जो आज हिंदुस्तान में है उस पर निवेश करना आप शौक के लिए कर सकते हैं, बट पता नहीं पैसे बनेंगे उसमें, अल्टीमेटली नहीं बनेंगे, पता नहीं। एंड अनलकीली हम लोग इतने पुराने हैं कि हमारे पास .com मेमोरी की भी एक थोड़ी सी मेमोरी है। जो नया जनरेशन है उसकी मेमोरी है ही नहीं .com क्रैश की। तो हमने वो भी देखा था एक जमाना जब 70% दाम गिरे थे शेयर्स के। तो अब कोई वैल्यूएशन मल्टीपल तो बचा नहीं है। पी सब किताबें चेंज हो गई हैं। आप कहते हैं सेल्स मल्टीपल पे आप ले लीजिए इसको। आप जितना लॉस ज्यादा बुक करेगी उतनी वैल्यूएबल कंपनी हो जाएगी ना। नया निवेशक नई सोच इसको ले सकती है। हमारी थोड़ी सी सोच पुरानी है। तो इसके अंदर में हमारा जो शेयर जो ले रहे हैं, खासकर हम यूएस से ले रहे हैं, इंडिया में उतने से नहीं ले रहे। ऑप्शन भी कम है, दाम बहुत ज्यादा है, पेशेंस शायद पे कर जाए। अजय, आप जिस तरह से खुले दिल से अपनी बात रख रहे हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रीडी होके क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सब लोग ये पूछ रहे थे कि आपने क्या खरीदना है या क्या खरीद रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा उल्टा होके पूछता हूँ क्वेश्चन। आप अपने पोर्टफोलियो में क्या बेच रहे हैं, क्या बेच दिया जिसको नहीं खरीदोगे? अभी जो हमने सारा बेच दिया वो था केमिकल स्टॉक्स। इस सीजन के पहले सारा बेच दिया था हमने कि वो नहीं खरीदेंगे। इसके अंदर में हमने पेंट स्टॉक सारा बेच दिया, वो भी नहीं खरीदेंगे। अभी अगले 6 महीने तक उसको भी नहीं खरीदेंगे जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये कॉस्ट निकलेगी नहीं निकलेगी। तो 1-2 सेक्टर जो बड़े थे और तीसरा सेक्टर था सीमेंट। तीनों को हमने खाली कर दिया है बिल्कुल ही आज की तारीख के अंदर में, बिकॉज सीमेंट के अंदर में भी सेम इशू है। कॉस्ट प्रेशर हाई है और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बहुत हाई हो गए हैं ना। उसकी पास थ्रू हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और जो चौथा सेक्टर था जिसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ज्यादा नहीं थी जो ऑनेस्टली, वो था शुगर सेक्टर। वहां भी हम अट गए। तो ये 4 सेक्टर ऐसे थे जो चले गए हैं और जो ओपनिंग अप सेक्टर है वो उसकी जगह आ गए। ऑलराइट अजय, साथ ही आप कौन सी नई थीम्स है जिन पर रिसर्च कर रहे हैं? क्या व्यू रहेगा आपका क्लीन इंडिया, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर? हम देख रहे हैं क्योंकि देश की बड़ी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं, न्यू एक्विजिशंस कर रही है, नेम्स बहुत एविडेंट है, सबको पता है। तो ये सेक्टर कितने प्रॉमिसिंग लगते हैं? हाइड्रोजन एनर्जी से जुड़े हुए, हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े हुए, क्लीन एनर्जी से जुड़े हुए, यहाँ पर कौन सी थीम्स चलेंगी आगे आने वाले समय? देखिए, चीन तो इंडिया में तो बड़ी कंपनियां हैं वो ही चलेंगी। नई कंपनी को इस सेक्टर में आना बड़ा मुश्किल है, आपने देखा हुआ है। बिकॉज इसके अंदर कैपिटल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इस सेक्टर को तो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को तो नया ही इंडस्ट्री ले सकता है उसको। और आपने देखा होगा, टाटा पावर थोड़ा काम कर रहा है, अडानी ग्रुप थोड़ा काम कर रहा है। तो अगर आपको लेना है इस सेक्टर में तो मैं तो अभी बोलूंगा कि आप इसको यूएस के थ्रू लीजिए, आप इसको ईटीएफ के थ्रू लीजिए, आप इसको म्यूचुअल फंड के थ्रू। इंडिया के अंदर में जो हमारी कंपनियां हैं वो मिली-जुली कंपनी है। जैसे टाटा पावर कह रही है हम सोलर करेंगे और काफी काम कर रहे हैं, तो उसको फिर आपको टाटा पावर को ही खरीदना पड़ेगा जिसमें काफी थर्मल पावर भी है और नॉर्मल बिजनेस भी है। 2 छोटियां कंपनियां हैं 2-4 जहां पे आप थोड़ा कर सकते हैं, बट बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए इस सेक्टर के लिए आपको ये रेगुलर कंपनियों में ही इन्वेस्ट करके उसी का बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। बिकॉज स्प्लिट इंडिया में स्प्लिट करके कंपनियां इतनी ज्यादा है नहीं। आपने ईवी में भी देखा होगा, लोगों ने एक्सपोजर लिया है, टाटा मोटर के थ्रू लिया है एक्सपोजर। टीवीएस की खबर आई तो आपने देखा शेयर प्राइस कहां चलेगी। कंपनी बहुत बेहतरीन है, बट ईवी का सुनते ही कहां चली गई कंपनियां। एक ही कंपनी है जो बसें बनाती है, इलेक्ट्रा करके नाम है शायद उस कंपनी का, बहुत छोटी सी कंपनी है। तो इंडिया में अगर आपको ये थीम लेनी है तो आपको रेगुलर कंपनी में ही जाना पड़ेगा, तो उन्हीं के पास पावर है इसको संभालने की, इसको इम्प्लीमेंट करने की। छोटी कंपनियां इतना हमारे को समझ कम है थोड़ी सी छोटी कंपनी के बारे में, तो हम कह नहीं पाएंगे। बट हम अभी भी यही बोलेंगे कि यूएस के अंदर में आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यूएस के इन्वेस्टर ही इंडिया में आ रहे हैं।
तो अगर आपको बेनिफिट लेना है इस इंडस्ट्री का तो आप यूएस के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आपको पी इंडस्ट्री का बेनिफिट चाहिए, आप नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो अगर आपने ब्लैकस्टोन का शेयर ले लिया यूएस में तो उनका तो सबसे बड़ा पी बेनिफिट मिलता है। इंडिया में एक ही कंपनी है शायद मोतीलाल ओसवाल जो पी का बेनिफिट आपको दे सकती है, बट उस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको फायदा होगा, या कि एक कंपनी चुन के इन्वेस्ट करेंगे तो म्यूचुअल फंड, ईटीएफ यूएस या बड़ी कंपनियों के साथ में। राइट। एक आखिरी सवाल अजय, उससे पहले एक फिनो पेमेंट बैंक की लिस्टिंग भी हुई है, भाव करीब 480 के आसपास जाके सेटल हो गया है, उसको भी एक बार लेके आ जाते हैं। ओके, 5% नीचे 540 के आसपास। अजय, एक आखिरी सवाल, आप एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाए? एक तो लेगेसी एक्सपोर्ट्स हो गए, केमिकल आपने हटा ही दिया है पूरी तरीके से, तो फार्मा आईटी तो लेगेसी है, लेकिन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स काफ़ी अच्छी कमेंट्री दे रहे हैं आजकल, मशीनरी, ऑटो एंसरी एक्सपोर्टर्स काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, आप कुछ उस तरफ देख रहे हैं? देखिए, हमारी होल्डिंग है एक कंपनी में, जैसे वर्धमान है, वेल्सपन है, होल्डिंग है, बट वहां पे इशू ये है कि इन्वेस्टर्स मोमेंटम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप वर्धमान टेक्सटाइल देखेंगे, फंडामेंटल टॉप क्वालिटी फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन देखेंगे बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, परफॉर्मेंस रिजल्ट देखिए सितंबर का बेहतरीन है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट शून्य है। तो स्टॉक मार्केट की एक प्रॉब्लम है, वो है कि कुछ कंपनियां का जो है हिस्टोरिकली इसमें इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टर का, वहां पे ट्रैक्शन ही नहीं आता है। आप फंडामेंटल आप कर लीजिए इन्वेस्ट, रिटर्न भी आएंगी, बट जो आप मोमेंटम सोचते हैं वो नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है इस मार्केट की कि फंडामेंटल प्लस मोमेंटम ही आपका शेयर प्राइस का गेन दे सकता है। तो अगर आप देखिए, आप जैसे वेल्सपन वगैरह कंपनियां हैं, प्योरली एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनियां हैं, ग्लोबल मार्केट के अंदर में शॉर्टेज है होम टेक्सटाइल्स वगैरह, बट उनको कॉस्ट लगा रही है, कार्गो कॉस्ट या कंटेनर कॉस्ट, कॉटन कॉस्ट, ये सब करके उनका मार्जिन खत्म हो गया है। तो वॉल्यूम तो आ रहा है टेक्सटाइल में, बट मार्जिन उनका खत्म होता है। और कॉटन का प्राइस तो आई थिंक हिस्टोरिक हाई पे है इस समय, कॉटन का ग्लोबली, इंडिया में भी है, तो उनका मार्जिन खत्म हो रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह का प्रॉब्लम यही है। सेक्टर एक ठीक है जिसमें मोमेंटम भी है, इन्वेस्टमेंट भी ऑटो एंसिलरी का, वहां पे एक्सपोर्ट जो कर रही है कंपनी ऑटो एंसिलरीज में, इंजीनियरिंग कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न दिया है उन कंपनियों ने, और वो शायद मोमेंटम भी देंगी आपको, इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी है। टेक्सटाइल की प्रॉब्लम है इन्वेस्टर इंटरेस्ट और कॉटन प्राइस, जब तक ये दोनों नहीं आएंगे रिटर्न मुश्किल है, सेक्टर ठीक है। चर्चा अजय श्रीवास्तव के साथ, सधी हुई आवाज़, बहुत पहले से बाजार देख रहे हैं तो समझ के, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, जो एनएससी का वो है मोटो। खैर, अभी आप